गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपका जो 7वां अध्याय है उसका भाग 4 पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपने पहले पढ़ा था कृषि करने की आधुनिक तरीके, कृषि करने का आधुनिक तरीके, जिसमें हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था कि हम लोग हरित क्रांति को अपनाकर किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, जहाँ पर कोई चीज़ एक तरफ हमको फ़ायदा देती है तो वो दूसरी तरफ हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। इसलिए यहाँ पर जब हम हरित क्रांति को अपनाए तो उससे हमको एक लाभ तो हुआ कि अनाज का उत्पादन बढ़ गया, किंतु उसमें हम लोग पहले जैविक खेती करते थे, वो जैविक खेती के जो तरीके थे वो हमारे लिए भले ही कम अनाज का उत्पादन देते थे, लेकिन हमारे लिए वो लाभदायक थे और हमारी मिट्टी के लिए भी लाभदायक थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हरित क्रांति या आधुनिक कृषि को अपनाया तो धीरे धीरे इसमें देखोगे फसलों का जो किस्म है उसमें भी परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर जो कीटों का आक्रमण था वो बढ़ा, मिट्टी की उपजाऊपन है वो कम हो गई। और क्योंकि हरित क्रांति के लिए जो उन्नत किस्म के बीज डाले जाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, तो यहाँ पर जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं थे वहाँ पर पानी की कमी हो गई। तो आज हम लोग जो भाग 3 में अध्ययन करेंगे वो इसी के बारे में है कि ये हरित क्रांति से किसानों की आमदनी में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई। क्योंकि किसान में देखेंगे, किसान लोगों अपना अनाज का उत्पादन बेचने के लिए यहाँ पर सहकारी समिति वहाँ पर या मंडियों में या जो सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के आधार पर अपने अनाजों को उन लोग बिक्री करते थे, जिसमें अनाज जो सरकार थी वो किसानों के लाभ को ध्यान में रखते हुए अनाज के मूल्य को निर्धारित करती थी, जिससे किसानों को हानि नहीं होती थी बल्कि उनको लाभ होता था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो किसान लोग हैं, किसान तो यहाँ पर समर्थन मूल्य के आधार पर अपना लाभ कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति आया वहाँ पर कैसे कैसे परिवर्तन हुए इसके बारे में हम देखेंगे। कि तीसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि का किसानों की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे अनाज की पैदावार बढ़ी वैसे वैसे किसानों में सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के कारण यहाँ अनाज की बेहतर कीमत मिलने लगी थी। यहाँ पर जैसे जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ने लग गया था वैसे वैसे यहाँ पर किसानों को उनके अनाज की अच्छी कीमत मिलने लगी थी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। और उसने कई बड़े किसान जो कि खेती में काम करने के लिए ट्रैक्टर जैसी मशीन खरीदने लगे थे, इसके लिए विभिन्न बैंकों और उन्हें बैंक से लोन जो कर्ज दिया जाता था वो भी प्राप्त होने लग गया था। पानी, बिजली, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से अब किसानों द्वारा एक से अधिक फसलें लेने लगे थे। यहाँ पर जो बड़े किसान थे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि जिनकी भूमि अधिक थी वो लोग जो आधुनिक तरीके से कृषि कर रहे थे उसमें साल में 2 से 3 फसल लेते थे, और उसके लिए उनको जो सुविधा की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर मशीन है या उन्नत किस्म के बीज है, तो ये सारी चीज़ों को उन लोग खरीद कर लेते थे। और जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे थ्रेसर मशीन है या हार्वेस्टर है या फिर ट्रैक्टर है, इसके लिए उन लोगों को सरकार के तरफ से ऋण प्राप्त हो जाता था, जिससे वे आसानी से उन चीज़ों को खरीद लेते थे और उसका उपयोग करते थे। लगभग यहाँ पर देखे जाएंगे तो किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ उस समय और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने लग गई थी। अब यहाँ पर देखेंगे किसान पर अब परंपरागत अनाजों की खेती को से हटकर यहाँ व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन करने लगे थे। अब किसान जो बड़े किसान थे उन लोग परंपरागत तरीके से जो कृषि का उत्पादन करते थे उसको वो हटाकर क्या करने लग गए, यहाँ पर व्यावसायिक कृषि करने लग गए, जिससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। अब देखते हैं छोटे किसान बड़े किसानों की तुलना में कम फायदा हुआ था। पानी, बिजली, खाद और कीटनाशक की लागत उनकी कमाई की तुलना में अधिक थी और अतः छोटे किसानों
कर्ज यहाँ पर कर्जदार होना साधारण बात हो गई थी। अब यहाँ पर जो छोटे किसान थे उनकी लगभग स्थिति थोड़ा सा उनकी तुलना में थोड़ा सा कम फायदा होता था, उनको फायदा होता था, किंतु बड़े किसान की अपेक्षा छोटे किसानों को कम फायदा होता था। इनमें पानी, बिजली और बीज खाद की जो व्यवस्था है, कीटनाशक से में जो लागत उनको लगाना था, उसके लिए उनको पैसा कम पड़ता था और ऐसे स्थिति में उन लोगों को सरकारी बैंक से या सहकारी समितियों से क्या करना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था। इसमें जीने के लिए ये छोटे किसान को दूसरे के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि छोटे किसान थे, उन लोगों के लिए अनाज का उत्पादन जितना हो सकता था वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते थे, और उनकी जो भूमि थी वह भी छोटी थी। इसके कारण से उन लोग क्या करते थे, सब अपने खेत में काम करने के बाद जो समय बचता था वो दूसरों के खेत में जाकर काम करते थे, जिससे उनके परिवार को वो अच्छी तरह से चला सके या उनको आमदनी प्राप्त हो सके। आजकल भारत में यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर देखोगे गांव में छोटे किसान और खेतीहर मजदूरों के परिवार के सामने यह समस्या है कि वह साल भर के लिए काम नहीं मिलता है। इन लोग छत्तीसगढ़ की बात नहीं बल्कि पूरे भारत की बात है कि यहाँ पर जब किसानों का समय आता है, पानी गिरता है, तो वो फसल का उत्पादन करते हैं, किंतु फसल के कट जाने के बाद उनके पास कोई भी रोजगार नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन लोग क्या करते हैं, खाली रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इसी में देखेंगे अब है पर्यावरण पर, चौथा पॉइंट है इसमें, पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है कि हम लोग जो आधुनिक तरीके की कृषि कर रहे हैं, वो आधुनिक तरीके की कृषि को अपनाकर आज पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति के कारण से यहाँ पर कई तरह का असंतुलन पैदा हो गई है। हरित क्रांति पहले यहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी, और इन राज्यों में बहुत से किसान धान और गेहूं के उन्नत खेती करने लगे थे, जिसके लिए वह बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती थी। इसका दुष्प्रभाव या स्वास्थ्य, जलवायु और जलीय जीव जंतुओं पर पड़ने लगा था। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग उन्नत किस्म के बीज या फिर रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उससे अनाज का उत्पादन तो बढ़ता ही है, किंतु साथ ही साथ जो चीज़ का उत्पादन होता है वो उतना अधिक पौष्टिक नहीं हो पाता, और पौष्टिक नहीं होने के कारण से वो हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायक नहीं होता है। तो ये चीज़ है कि इसमें एक ये भी है, और दूसरा है कि पर्यावरण में देखेंगे हम लोग लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, जब फसल का उत्पादन करते हैं तो आए समय इसमें क्या लग जाता है, कीट लग जाता है या बीमारियां लग जाती है, जिसको दूर करने के लिए किसान क्या करता है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है। और वो उपयोग करने के कारण से वो जो आसपास के जीव जंतु हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, या जैविक खाद के लिए जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इसमें नष्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये पर्यावरण को असर कर रहा है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखेंगे पानी की समस्या कहाँ पर है। पानी की समस्या तो देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में पानी की समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि वहां पर जिस आधार पर यहाँ मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, जितना सेंटीमीटर यहाँ मध्य भारत में होता है उतना वर्षा पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में नहीं होता, इसलिए वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की कमी बनी रहती है। और इसीलिए सरकार वहाँ पर नलकूप का साधन दिया है, जिसमें सतलज नदी में भाखड़ा नागल बांध बनवाया है, कई सारे ऐसे बांध बनवाया है जिसका उपयोग करके वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवा दिया है और उसमें अनाज का उत्पादन होता है। सिंचाई के प्रमुख स्रोत है नलकूप, और उसमें भूजल का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर कई सालों तक का नलकूपों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे भूजल का स्तर भी तेजी से गिर रहा है। लगातार देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हम कोई चीज़ का उत्पादन अधिक या फिर बहुत अधिक दोहन करते हैं तो एक समय क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जल भी है कि जल का हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भी क्या हो जाएगा, धरती में नीचे चले जाएगा, और एक समय आएगा कि उसका जो स्तर है वो शून्य हो जाएगा। तो जो हर साल
बारिश नहरों, नालों और नदियों में होता है, वह इस विषय पर अपने कक्षा 7वीं पर विस्तार से अध्ययन किया होगा कि इसमें स्रोतों से पानी, मिट्टी और कई जो किस्म की परतें से होकर धीरे धीरे यहाँ पर रिश्ता है और वह भूजल के रूप में इकट्ठा होते रहता है। समस्या तब पैदा होती है जब नलकूप आदि के द्वारा उसमें किया जाता है। इसमें जाने वाले भूजल का उपयोग इसमें पुनः भरण से ज़्यादा होने लग जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर मिट्टी की उपजाऊपन में कमी। यहाँ पर देखेंगे, जब हम आधुनिक कृषि करते हैं तो हम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग लगातार करते रहते हैं, जिससे मिट्टी की जैविक शक्ति है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के कारण से यहाँ मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है वो खत्म होने लग जाता है, जिससे उत्पादन में क्या होने लग जाता है, कमी आने लग जाती है। तो इस उत्पादन को बढ़ाए रखने के लिए हमको जैविक खाद की आवश्यकता होती है और जैविक खाद के माध्यम से हम मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखोगे कि जो हम आधुनिक तरीके से कृषि करते हैं उसमें मिट्टी के उपजाऊपन में भी धीरे धीरे कमी आती जा रही है और उसी के कारण से यहाँ पर फसलों का उत्पादन कम होते जा रहा है। इसमें देखेंगे मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। मिट्टी के रासायनिक खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण से यहाँ पर सूक्ष्म जैविक तत्व जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म नष्ट हो जाते हैं और वह पोषक तत्व यहाँ पर भी नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी में यहाँ उपजाऊपन के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक अदूरदर्शिता एवं उर्वरकों को असंतुलित उपयोग से मिट्टी के कुल उपजाऊपन में कमी आ जाती है। प्रकृति उपजाऊपन कम हो जाने के कारण से यह मिट्टी में ज़्यादातर जैविक खाद देनी पड़ती है, जिससे फसल में पैदावार वैसी ही बनी रहती है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर लगातार अगर हम रासायनिक खाद का उपयोग करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए किसान समय समय पर उनको जैविक खाद मतलब वहाँ पर डालते रहते हैं, जिससे वहाँ का जो उपजाऊपन है, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे और उत्पादन में कमी ना आए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इसमें भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से यहाँ पर कमी आई थी और उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने यहाँ पर हरित क्रांति लाया और हरित क्रांति के माध्यम से हमने अनाज का उत्पादन यहाँ पर बढ़ाए और हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा किए। तो बच्चों, आज इस पाठ को पूरा कर चुके हैं और इसमें आप लोग इस पुस्तक को या इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और अभी PDF नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए आप लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे और वीडियो को अच्छे से देखकर समझेंगे और अपने से उसमें से प्रश्न से उत्तर निकाल कर लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।